हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमंस। ओके, तो ह्यूमंस में बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसा होता है, वहाँ पे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जो हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं एंड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, एंड इस पूरी प्रोसीजर को हम बोलते थे फर्टिलाइजेशन। तो वही चीज़ ह्यूमन बीइंग में भी होती है स्टूडेंट्स कि ह्यूमन बीइंग्स में भी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन करेंगे, आपस में जॉइंट होंगे एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन की जो ये प्रोसीजर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये तभी होगी जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन इज कमिंग कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कहाँ अवेलेबल होते हैं। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो मेल गैमेट है वो इस टेस्टिस के अंदर अवेलेबल होता है एंड फीमेल गैमेट जो है वो इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। सो सबसे पहला जो स्टेप है कि ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचे कैसे, ट्रांसफर कैसे होगा, क्योंकि ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचना इसलिए जरूरी है ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर हो पाए। राइट स्टूडेंट्स, तो इसके लिए मेल एंड फीमेल को डायरेक्टली कांटेक्ट में आना जरूरी होता है यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के केस में, क्योंकि उसी के जरिए फर्टिलाइजेशन होगा एंड उसी को हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट, तो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है स्टूडेंट्स जो कि आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली स्टूडेंट्स वैसे तो आपने पिछली क्लास में पढ़ के आए कि प्यूबर्टी क्या होता है, बट एनीवेज मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ यहाँ पे कि प्यूबर्टी एक ऐसी एज है, यानी कि उतनी एज है जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है मेल और फीमेल में। ओके, प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी एक ऐसी एज है जब मेल और फीमेल में उनके रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। ओके, तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्या है मैं समझाता हूँ, पर ये बता दूँ कि वो जो एज है वो एवरेज एज जो है, स्टैंडर्ड एज जो है वो 10 से 14 ईयर्स के बीच की एज होती है। ओके, कुछ बुक्स में आपको 11 to 13 मिलेगा, कुछ बुक में 12 to 14 मिलेगा, कुछ बुक में 10 to 13 मिलेगा। तो स्टैंडर्डली एवरेज एज हमने ले ली है 10 से 14 ईयर की एज में जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है वो जनरली हमको मेल और फीमेल में देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हम रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि जब सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं मेल और फीमेल के, ओके, ये मेल एंड फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें गैमेट्स और सेक्स हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, प्रोड्यूस होने की प्रोसीजर शुरू हो जाती है। ओके, तो बेसिकली प्यूबर्टी एज में ही मेल और फीमेल में उनके सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं एंड इस तरीके से वहाँ पे गैमेट्स और सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात आती है कि जो ये सेक्स ऑर्गन्स जो हैं डेवलप हो रहे हैं वो मेल और फीमेल के अलग अलग तरीके से डेवलप हो रहे हैं। राइट, एंड इन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के बाद ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। ओके, क्यों ऐसा? क्योंकि जनरली कोई भी बेबी जनरेट होता है, पैदा होता है, बर्थ लेता है, तो मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों ही एक जैसे दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वो डिफ्रेंशिएट कब करते हैं, अलग कब दिखाई देते हैं? इस एज 10 से 14 के बीच में ही वो अलग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्यूबर्टी एज तभी होती है जब ये 10 से 14 ईयर तक पहुंचते हैं। इट मीन्स ये 10 से 14 ईयर की जो रेंज है, इस रेंज में उनके सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो तेजी से डेवलप करने लग जाते हैं जिससे उन्हें डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो हम एज बोल रहे हैं 10 to 14, ये पर्सन टू पर्सन यानी हर एक इंसान के लिए थोड़ी सी अलग भी हो सकती है। किसी के लिए 10 ईयर, किसी के लिए 11, किसी के लिए 12, किसी के लिए 13, किसी के लिए 14, ये पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं। राइट, तो मेल और फीमेल में अलग अलग चेंजेस होते हैं। मेल में मेल वाले चेंजेस होते हैं, आई मीन मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने लग जाते हैं। ओके, एंड फीमेल में फीमेल वाले चेंजेस आते हैं जिससे उन फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने लग जाते हैं। राइट, तो अभी क्वेश्चन आएगा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को समझने के पहले हमको समझना होगा कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट जो हमको दिखाई नहीं देते हैं,
ओके ऐसे रिप्रोडक्टिव बॉडी पार्ट जो हमको दिखाई नहीं देते हैं एक्सटर्नली बाहर से, जैसे कि जिन बॉडी में टेस्टिस प्रेजेंट होता है वो मेल होता है, और वो बॉडी जिसमें ओवरी प्रेजेंट होता है वो फीमेल होती है। एंड ये टेस्टिस और ओवरी जो है ये दोनों में ही बचपन से उनके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ओके तो समरी क्या है, मेल में टेस्टिस होता है एंड फीमेल में ओवरी होता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो ये जो टेस्टिस एंड ओवरी हम बात कर रहे हैं जो कि बॉडी में पहले से होते हैं मेल एंड फीमेल में, यही उनके प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो कि बाहर से दिखाई नहीं देते क्योंकि ये उनके बॉडी के अंदर होते हैं। ओके तो आपको प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब समझते हैं कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं। ओके तो ऐसे कैरेक्टर जो कि 10 से 14 ईयर्स की एज में उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो चेंजेस होते हैं या जो ग्रोथ होती है जो कि हमको एक्सटर्नली दिखाई देती है वो ग्रोथ, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ओके अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो आगे बताता हूं मैं आपको। जैसे कि 10 से 14 ईयर की एज में उनकी वॉइस होती है। ओके तो फीमेल की वॉइस पतली हो जाती है एंड मेल की वॉइस भारी हो जाती है। ओके तो चलिए वन बाय वन और भी ऐसे चेंजेस देखते हैं जो कि मेल और फीमेल में इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फीमेल में वो कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो कि चेंज होते हैं। सबसे पहला है वाइडनिंग ऑफ पेल्विस एंड हिप्स। तो पेल्विस का मतलब है कमर। ओके तो जो पेल्विस और जो हिप्स है वो फीमेल में जनरली ग्रो कर जाते हैं यानी कि वाइड हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा फीमेल की जो वॉइस है वो हाई पिच वॉइस हो जाती है। हाई पिच वॉइस का मतलब है कि उनकी आवाज़ पतली हो जाती है। इसके अलावा तेजी से हेयर्स की ग्रोथ, बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है, चाहे वो अंडर आर्म पिट्स हो या अराउंड द प्यूबिक एरिया हो। सो प्यूबिक एरिया क्या है, बेसिकली जो सेक्स ऑर्गन्स है उन सेक्स ऑर्गन्स के चारों तरफ भी हेयर्स जनरेट हो जाते हैं। ओके तो हेयर्स की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है। तो हेयर्स की ग्रोथ जो है वो तेजी से बढ़ने लग जाती है। नेक्स्ट है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इनिशिएट होना यानी कि स्टार्ट होना, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में स्टार्ट हो जाती है। सो क्वेश्चन इज कमिंग कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। तो फिलहाल मैं ये बताऊंगा कि मंथली ये एक साइकिल चलती है फीमेल्स में जिसको हम इन डिटेल में एनीवेज आगे अभी बताने वाले हैं। तो फिलहाल बस इतना याद रखेंगे कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि मंथली साइकिल होती है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड्स ग्रोथ हो जाती है यानी कि जो उनकी ब्रेस्ट है वो भी बेसिकली ग्रो करते हैं। ओके देन इसके अलावा जो जेनिटल एरिया है यानी कि सेक्स ऑर्गन वाला जो एरिया है उनकी स्किन का कलर भी डार्क हो जाता है। ओके एंड द लास्ट दैट इज फीमेल के सेकेंडरी ऑर्गन्स मैच्योर होने लग जाते हैं, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब हो गए, यूटेरस हो गए। इनका भी ग्रोथ जरूरी है क्योंकि अगर फेलोपियन ट्यूब या यूटेरस अगर ग्रो नहीं करेगा तो वो जो अपनी बॉडी में एक बेबी को होल्ड करते हैं, बच्चे को होल्ड करते हैं 9 महीने, तो वो पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए। ओके तो ये चेंजेस थे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के जो कि फीमेल्स में देखने मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मेल्स में वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से हैं जो कि हमको चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसे कि मेल्स में जो उनके शोल्डर होते हैं, ओके जो ये कंधे होते हैं वो वाइड हो जाते हैं। देन उनकी वॉइस जो है वो डीपनिंग हो जाती है, डीपनिंग मतलब भारी हो जाती है। नेक्स्ट है देन हेयर्स की ग्रोथ बहुत तेजी से होने लग जाती है। आर्म पिट में या फिर प्यूबिक एरिया में हेयर्स की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है। उसके अलावा मेल में सेक्स ऑर्गन भी जो है वो ग्रोथ लेने लग जाते हैं, जैसे कि उनका टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया, इन सब में ग्रोथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट यानी कि स्वेट यानी पसीना आने लग जाता है मेल्स में। एंड सेबेसियस ग्लैंड्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती है एंड यही चीज़ फीमेल में भी देखने को मिलती है। ये क्या होता है, जो ये सेबेसियस ग्लैंड्स हैं ये बेसिकली एक लिक्विड जनरेट करती है जिससे कि पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके तो यही चीज़ फीमेल में भी होती है एंड जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है एंड बहुत सारे पिंपल्स जो है हमको दिखाई देने लगते हैं। एंड द लास्ट वन कि जेनेटियल एरिया यानी कि सेक्स ऑर्गन वाले एरिया की जो स्किन कलर होती है वो भी डार्क हो जाती है। ओके तो ये क्लियर है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं जो कि 10 से 14 ईयर्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं मेल एंड फीमेल को। ओके तो अब हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि मेल एंड फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की ग्रोथ हो चुकी है।
आई मीन कि इनके रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो चुकी है मेल और फीमेल में। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन से एंड कैसे ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ होने वाली है। तो सबसे पहले हमको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को समझना होगा। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो मेल और फीमेल बॉडी के जो पार्ट हैं जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे एक दूसरे के, जिससे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए वो बहुत ज़रूरी है, तो वो ये दो पार्ट कौन कौन से? मेल पार्ट है, ये है पेनिस, एंड फीमेल पार्ट क्या है? दैट इज वेजाइना। ओके, तो पेनिस जो है वो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड वेजाइना जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जिससे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर कंटिन्यू हो पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो जब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जब पेनिस और वेजाइना एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉप्यूलेशन। क्या बोलते हैं इसको? कॉप्यूलेशन, या इसी को जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है मेटिंग। ओके, मेटिंग या फिर कॉप्यूलेशन बोलते हैं जब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब आगे की प्रोसीजर समझने के पहले इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों को वन बाय वन समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हिस्सा है ओके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, इस हिस्से को हम बोलते हैं टेस्टिस। इसका काम क्या होता है? तो इस टेस्टिस के अंदर ही बेसिकली स्पर्म्स बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्पर्म्स इस टाइप से होते हैं। तो इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स जनरेट होते हैं और स्पर्म्स क्या है? एक मेल जर्म सेल है एंड इस स्पर्म के अंदर ही बेसिकली मेल गैमेट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं। ओके, और टेस्टिस के अंदर सिर्फ स्पर्म्स ही जनरेट नहीं होते हैं, इसके अलावा एक हार्मोन जनरेट होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। तो बेसिकली टेस्टिस के दो काम है, सबसे पहला स्पर्म्स को जनरेट करना एंड सेकेंड होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स को जनरेट करना। ओके, अब देखिए अगर अब हम बात करते हैं इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए, तो इसमें जो ये हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ओवरी। ओके, तो ओवरी का काम क्या होता है? तो ओवरी के भी दो काम होते हैं। एक तो एग प्रोड्यूस करना, एग मतलब एग को बोला गया है ओवम। ओके, तो ओवरी क्या करता है? एग को प्रोड्यूस करता है, ओवम को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्ट्रॉन जो है ये हार्मोन प्रोड्यूस कौन करता है? ओवरी करता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो काम बेसिकली टेस्टिस का होता है वही काम फीमेल ऑर्गन में इस ओवरी का होता है। ओके, इतना क्लियर है? अब समझते हैं कि स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस कब होगा। अब हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये जो हिस्सा है टेस्टिस, इसमें स्पर्म्स कब जनरेट होंगे और ये स्पर्म्स जनरेट हो जाएंगे तो कैसे ट्रांसफर होंगे फीमेल बॉडी में। ओके, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि स्पर्म्स जो है वो हमेशा प्रोड्यूस होते हैं। ओके, हमने जैसे डिस्कस किए थे प्यूबर्टी एज, राइट, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं जिस एज में, उस एज यानी कि 11, 11.5, 12 ईयर्स के आसपास जो है प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है। तो उस प्यूबर्टी एज से स्पर्म्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स की जो स्पर्म्स हैं वो रोज बनेंगे, रोज बनते रहेंगे, डेली नहीं बनते। जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है यानी कि जब बॉडी में चेंजेस होंगे या फिर बॉडी को ऐसा फील होगा तब जाकर के स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। ओके, एंड ये स्पर्म्स जब बनते हैं तो एक बार में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कितने स्पर्म्स बनते हैं। तो एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो जब स्पर्म्स यानी कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये कैसे बाहर निकलते हैं, चलिए इसके रास्ते को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये स्पर्म्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, जो कि मिलियंस ऑफ क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुए हैं, ये स्पर्म्स इस स्पर्म डक्ट से, एक स्पर्म के निकलने के लिए एक नाली बनी होती है जिसको हम स्पर्म डक्ट बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है वास डिफरेंस। ओके, तो इस वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट से होते हुए ये ऐसे आगे बढ़ेगा जो कि इस पेनिस से बेसिकली बाहर निकलेगा। ओके, तो स्पर्म्स इस पेनिस से बाहर निकलेगा और ये फीमेल बॉडी में जाएगा। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स?
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो आप देख रहे हैं पेनिस में ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ओके, तो इसी यूरेथ्रा से बेसिकली स्पर्म्स भी निकलते हैं और इसी यूरेथ्रा से यूरिन भी निकलता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यूरेथ्रा जो है एक ऐसी कॉमन ट्यूब है मेल के अंदर जो कि स्पर्म्स के लिए भी और यूरिन के लिए, दोनों चीज़ों के लिए यूज होता है। ओके, इतना क्लियर है। अब इस पार्ट को देखिए जिसे हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ओके, एंड ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दो चीज़ें हैं, सेमिनल वेसिकल और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। और एग्जाम में अक्सर इन दोनों को एक साथ पूछा जाता है कि यूज क्या है सेमिनल वेसिकल का एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का, अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस सेमिनल वेसिकल और इस प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो दोनों चीज़ें हैं सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक फ्लूइड यानी कि एक लिक्विड जनरेट करता है जिसके दो काम होते हैं। ओके, सबसे पहला काम, क्योंकि ये लिक्विड है तो लिक्विड होने की वजह से इसमें से स्पर्म्स जो हैं जब वो निकलते हैं तो बहुत ही फ्लुएंटली आसानी से पास हो जाते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये जो फ्लूइड है वो स्पर्म्स को इजीली पास करने के लिए हेल्प करता है। ओके, इसके अलावा दूसरा काम क्या है, जो स्पर्म्स यहाँ से जाते हैं उनको ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट मतलब फूड। ओके, तो स्पर्म्स को नरिशमेंट देने का भी काम इन दोनों का ही है। किस किस का? सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड का। ओके स्टूडेंट्स, तो नरिशमेंट क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये स्पर्म जो है वो काफ़ी लंबा सफ़र करके जाने वाला है एंड फर्टिलाइजेशन में फिर इसका यूज़ होने वाला है। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ये जो स्पर्म्स हैं जो जनरेट हो चुके हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि वेजिना में इस वाले पार्ट से एंटर करता है। ओके, फीमेल बॉडी में, और यहाँ से आगे जाता है। अब आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि फीमेल बॉडी में एक टाइम पे एक ही एग यानी कि ओवम, जो कि एक फीमेल गेमिट होता है, ठीक है। तो एक टाइम पे एक ही एग या एक ही ओवम जो है वो क्रिएट होता है, जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है। तो ये प्रोड्यूस कहाँ होता है? अभी हमने बताया था कि ये ओवरी में प्रोड्यूस होता है, राइट। तो ओवरी यहाँ पे दो हैं, तो एक टाइम पे किसी एक ही ओवरी में एग या ओवम क्रिएट होता है। अगर इस मंथ में इस वाली ओवरी में एक जनरेट हुआ हो तो नेक्स्ट मंथ में इस वाली ओवरी में एक प्रोड्यूस होगा, यानी कि एक एक करके ऑल्टरनेट प्रोसीजर में होता है। ओके, तो एक बार में किसी एक ही ओवरी में एक प्रोड्यूस होता है, इतना क्लियर है। तो फिलहाल मान के चलते हैं स्टूडेंट्स कि इस मंथ में इस वाली ओवरी में एक प्रोड्यूस होने वाला है। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ से मिलियन ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो एंटर किए हैं, यहाँ से इस हिस्से में पहुँचेंगे, राइट। तो कई स्पर्म्स तो इधर निकल जाएंगे जहाँ पे एग नहीं है, और कई स्पर्म्स इस वाले साइड में जहाँ पे एग है उधर एंटर करेंगे। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जब ये स्पर्म एंटर करते हैं तो जिस रास्ते से जितना ये एंटर करते हैं तो ये रास्ता इनके लिए बहुत कठिन होता है, तो कई स्पर्म्स तो रास्ते में ही मर जाते हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ जो हेल्थीएस्ट स्पर्म होते हैं, हेल्दी स्पर्म होते हैं, वही स्पर्म बेसिकली आगे बढ़ पाते हैं। ओके, अब जो हेल्थीएस्ट स्पर्म इधर आए हैं उनमें से भी जो स्पर्म सबसे पहले पहुंचा वो स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेगा। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होगी। तो सीधी सी बात है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी मतलब कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे और जायगोट फॉर्म करेंगे, यानी कि जायगोट का प्रोडक्शन होगा। ओके, अब देखिए क्या होता है, ये जो जायगोट है ये मल्टीपल डिवीजन करता है, यानी कि इसकी सेल का डिवीजन होता है और ये जायगोट मैच्योर होते हुए एक टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। उस टिश्यू को बोलते हैं हम एम्ब्रियो, यानी कि जब इमेच्योर था, ओके, मैच्योर नहीं था, तब उसको हम बोलते हैं जायगोट और कुछ समय के बाद ये बन जाता है एम्ब्रियो। ओके, तो बेसिकली अब ये एम्ब्रियो जो है इस वाले ओवरी से इस रास्ते से होते हुए इस वाले पार्ट में जिसको हम यूटेरस बोलते हैं, यूटेरस में आ जाएगा। क्या आया? एम्ब्रियो आया है। ओके, तो यूटेरस वही हिस्सा है जहाँ पर बेसिकली एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, एक बेबी डेवलप होता है। ओके, तो वेजिना के इस वाले हिस्से को बोलते हैं सर्विक्स। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो दोनों ट्यूब है जिसमें से स्पर्म गए थे अंदर के साइड और जायगोट बाहर आया है, तो इसको बोलते हैं ओविडक्ट, या इसी को बोला गया है फेलोपियन ट्यूब।
तो अब यहाँ पे बेसिकली एम्ब्रियो आ चुका है। ओके, तो ये एम्ब्रियो इस वाले पार्ट से या फिर इस वाले पार्ट से अटैच हो जाएगा। ओके, एंड इस अटैचमेंट की प्रोसीजर को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इम्प्लांटेशन। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज इम्प्लांटेशन? तो ये जो प्रोसेस होती है एम्ब्रियो के अटैचमेंट की इस हिस्से पे, इस हिस्से को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस हिस्से को? प्लेसेंटा बोलते हैं। तो ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू एम्ब्रियो का अटैचमेंट होता है इस प्लेसेंटा पे, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो हमको एक चीज़ नई चीज़ समझ में आई कि इस हिस्से को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो बेसिकली एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम कौन करता है? एम्ब्रियो को नरिशमेंट क्यों चाहिए? एम्ब्रियो को खाना क्यों चाहिए? क्योंकि अब ये एम्ब्रियो जो है डेवलप होकर के फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। फीटस क्या है? जिसको भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण मतलब धीरे धीरे वो बच्चा बनने स्टार्ट हो जाएगा, हाथ पैर धीरे धीरे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको फीटस बोलेंगे, अब एम्ब्रियो नहीं बोलेंगे। तो इस फीटस को नरिशमेंट देने का यानी कि खाना देने का काम कौन करता है? ये प्लेसेंटा करता है। ओके, तो ये प्लेसेंटा सिर्फ उसको नरिशमेंट ही नहीं देता, बल्कि इस फीटस से जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उसको कलेक्ट भी कौन करता है? ये प्लेसेंटा ही करते हैं। ओके, तो क्या होता है? ये फीटस धीरे धीरे डेवलप होता है और बेबी बनता चला जाता है। तो 9 मंथ्स की ये प्रोसीजर होती है जिसके थ्रू फिर बेबी जनरेट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने देखा कि जब स्पर्म्स आए फीमेल बॉडी में तो क्या और कैसे चेंजेस हुए, पर अगर मान लेते हैं जब ये स्पर्म्स नहीं आए तो फीमेल बॉडी में क्या होता है, अब हम वो देखेंगे। तो बेसिकली जब से कोई गर्ल बर्थ लेती है, पैदा होती है, तब से इस ओवरी में बहुत सारे कई एग्स ऑलरेडी होते हैं, लेकिन ये एग जो पहले होते हैं वो मैच्योर नहीं होते। तो क्वेश्चन आता है कि ये एग मैच्योर कब होता है? ये एग मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं 11.5 ईयर से 12 ईयर, कभी किसी के बॉडी में 13 ईयर। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। ओके, तो जैसे ही प्यूबर्टी एज आती है उस समय से ये जो एग है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये जो एग है जो कि इमेच्योर है, जिससे कि एक सबसे पहली बार जब एग मैच्योर होगा यानी कि ओवम प्रोड्यूस होगा। ओके, तो जब सबसे पहली बार एग मैच्योर होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओके, जब सबसे पहली बार जब एग मैच्योर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेचर ने भी कैसे काम किया है। मेल बॉडी में ज़्यादा कुछ चेंजेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मेल बॉडी में उसे बेबी को होल्ड करना नहीं होता है, बट फीमेल में बेबी को होल्ड करना है। इसलिए नेचर ने क्या किया है कि इस यूटेरस को ऐसे बनाया है कि जब स्पर्म्स आएंगे तो बेबी को होल्ड कर पाए। ओके, तो अब डिटेल में बात करते हैं इस प्लेसेंटा की कि ये प्लेसेंटा क्या है, कैसे है। तो ये प्लेसेंटा जो है वो बहुत सारी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, यानी कि इस प्लेसेंटा में बहुत सारी ब्लड वेसल्स बेसिकली होती है। एंड ये ब्लड वेसल्स कब बनती है? जैसे ही वहाँ पे एग बनना स्टार्ट होता है, यानी कि एग के फॉर्मेशन के साथ साथ ब्लड वेसल्स भी इस प्लेसेंटा पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, एंड ये ब्लड वेसल्स स्पर्म के आने पे डिपेंड नहीं करती कि स्पर्म आएंगे तभी ब्लड वेसल्स बनेगी, नहीं, स्पर्म नहीं भी आएंगे तब भी ब्लड वेसल बनेगी प्यूबर्टी एज के बाद। ओके, अब देखिए ये जो एग प्रोड्यूस हुआ है, एग का जो फॉर्मेशन हुआ है, इसकी लाइफ कितनी होती है वो पता होना चाहिए। तो एक एग की लाइफ होती है 28 डेज की। अगर ये 28 डेज तक इसको स्पर्म नहीं मिलता है, यानी कि 28 डेज तक ये वेट करता है स्पर्म का, अगर 28 डेज में स्पर्म नहीं आते हैं तो 28 डेज के बाद ये रप्चर हो जाता है। रप्चर होने का मतलब फूट जाता है, फट जाता है। इसके फटने से एक लिक्विड बाहर आता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। येलो कलर का एक लिक्विड होता है म्यूकस। ओके, तो यहाँ से इस वाले हिस्से से ये म्यूकस जो है ये इस वाले हिस्से में आ जाता है। ओके, एंड जैसे ही म्यूकस इस वाले हिस्से में आता है तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये भी रप्चर हो जाती हैं, फूट जाती है। तो ब्लड वेसल्स के फटने से क्या होता है कि बहुत सारा ब्लड जो है वहाँ से निकलने लगता है। तो ये जो ब्लड है, इस ब्लड के साथ म्यूकस भी बाहर निकल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस चीज़ को समझिए कि इस ब्लड और म्यूकस के निकलने की प्रोसीजर को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ओके, ब्लड एंड म्यूकस के बॉडी से बाहर निकलने की प्रोसीजर को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो ये साइकिल 28 डेज या फिर किसी किसी फीमेल बॉडी में 1 मंथ में भी होता है। ओके, ये मतलब
ये प्रोसीजर रिपीट होती रहती है हर मंथ। ओके, तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो फीमेल में मंथली वो होते ही रहता है। अब देखिए स्टूडेंट्स की जो नेक्स्ट एग है वो नेक्स्ट ओवरी में बनेगा एंड फिर वही प्रोसीजर की वही 28 डेज वेट करेगा, नहीं आएगा तो वो रप्चर होगा, म्यूकस वापस यहाँ आएगा, फिर प्लेसेंटा रप्चर होंगी, फिर ब्लड निकलेगा। तो हर 28 डेज या तो 1 मंथ में जो ये है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन परफॉर्म होते रहता है। ओके, अब बात आती है कि जो मेंस्ट्रुएशन है या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कब तक होती है। तो फीमेल बॉडीज में ये स्टार्ट कब होती है, 11.5 ईयर या 12 ईयर से स्टार्ट होती है एंड 45 से 50 ईयर तक के ये मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस होते रहती है। ओके, इसलिए बोला गया है कि एक फीमेल जो है 45 या 50 ईयर्स के बाद जनरली प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर पाती, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा पेन वगैरह होता है। ओके, तो उनके बाद उनके एग फॉर्मेशन की प्रोसीजर भी उनके बॉडी में बंद हो जाती है। पर अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल बॉडी में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो उनके बुढ़ापे तक के प्रोड्यूस होते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी प्रोसीजर थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ह्यूमन बींग्स में। आई होप आपको ये डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।